हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। ये वाला पार्ट हमारे चैप्टर फर्स्ट का क्या होगा, लास्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 से जो है आपको टॉपिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इसके बेसिस पर हम लोग कर लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। और जो कि बार बार एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है जिनकी बनी रहती है। ठीक है। जैसे कि इससे पहले वीडियोस में हमने गॉस लॉ देख लिया था। स्फीयर के लिए हमने कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल सबका डेरिवेशन जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। थ्योरेटिकल पार्ट वाज डन। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, थ्री इक्वल चार्जेस। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, तीन इक्वल चार्जेस हैं और वो भी कैसे हैं, प्लस क्यू। मतलब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ऐसे तीन चार्जेस रखे हुए हैं। आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका हर एक साइड और सारे एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो कॉर्नर पर मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, चार्जेस जो है रखे हुए हैं। और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है, ये साइड और ये साइड सब कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। और उस जो क्यू जो रखा हुआ है उस क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इतना जो है रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू अदर। अब तीनों चार्जेस पर जो है, बाकी जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज पर दो और चार्ज फोर्स लगाएंगे, इस चार्ज पर रेस्ट ऑफ दो चार्ज लगाएंगे। तो सारे चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो हमको बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए हर एक चार्ज पर कितना फोर्स जो है लगेगा। देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने कंसिडर किया। आप चाहो तो इसका नाम ए बी सी भी लिख सकते हो या फिर 1 2 3 भी जो है आप जैसा चाहो इसको लिख सकते हो। ठीक है। ए वाले कॉर्नर पर फर्स्ट चार्ज रखा हुआ है, बी वाले कॉर्नर पर सेकंड चार्ज रखा हुआ है और सी वाले वर्टेक्स पर या कॉर्नर पर जो है सी वाला चार्ज जो है रखा हुआ है। ठीक है। अब तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो सारे चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब एक चार्जेस पर बाकी दो चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे वही फोर्सेस रेस्ट ऑफ दो चार्ज पर भी क्या होंगे, लगेंगे। मतलब अगर हमने एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया तो बाकी दोनों चार्जेस पर भी क्या होंगे, उतने ही फोर्स जो है लगेंगे, क्योंकि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इन चार्जेस का जो डिस्टेंस वो भी क्या है, सेम है। तो एक निकालेंगे और बाकी दो हमारे लिए ऐसे ही निकल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो ये दोनों प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाएंगे। उसी तरीके से थर्ड वाले पर ये वाला प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू फोर्स लगाएगा, इस टू वाले पर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला लगाएगा। मतलब सारे फोर्सेस जो है सेम रहेंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी कॉर्नर पर आप चाहो तो निकाल सकते हो, चाहे 1 पर, चाहे 2 पर, चाहे 3 पर। हम लोग इस 3 वाले चार्जेस पर जो है लगने वाला फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो इस थर्ड कॉर्नर पर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू है इस पर फर्स्ट वाला प्लस क्यू कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा। तो कूलम्ब्स के लॉ से हमको पता है कि सेम चार्जेस पर रिपल्शन होता है। मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला जो चार्जेस है वो थर्ड वाले चार्जेस को दूर ढकेलने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स जो है इधर लगेगा। तो देखो इसी फोर्स का नाम हमने क्या रख दिया, F31। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू 1। तो ये हो गया F31। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्लस क्यू एक और रखा हुआ है, इस पर ये सेकेंड वाला चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। लेकिन सेकेंड वाला जो चार्जेस इसको फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में जो है ये फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड। ये हो गया दो फोर्सेस लगने वाले 3 पॉइंट, मतलब तीसरे कॉर्नर पर जो रखा हुआ चार्ज है उस पर लगने वाले दो फोर्स। अब एक चीज देखो कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल है, मतलब F32 और F31 के बीच का एंगल भी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। ठीक है। तो देखो ये 60 तो ये भी 60। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, F32 फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला फोर्स भी वेक्टर है, ये वाला फोर्स भी वेक्टर है। अब आपको दो वेक्टर्स का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर से निकाल सकते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ से निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल लॉ हम लोग तब यूज करते हैं जब जहां पर पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से अगर दूसरा वेक्टर अगर स्टार्ट होता है तब। जैसे ये मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है। तो देखो ये वाला इसका क्या है, हेड है,
तो फर्स्ट वाले का हेड जहां पर खत्म हो रहा है वहां से सेकेंड वाले का टेल स्टार्ट हो रहा है। जब इस तरीके के वेक्टर होते हैं तब उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो अभी ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी क्या है, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो इनको बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। और इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो याद करो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ जो है कंप्लीट करते हैं, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, इस साइड के पैरेलल हमने इधर एक साइड ड्रॉ किया और इस साइड के पैरेलल जो है हमने इधर जो है ड्रॉ किया और हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की। अब इस पैरेललोग्राम का ये वाला पोर्शन जो होगा ये डायगोनल होगा और यही डायगोनल हमको क्या देगा, उसका रिजल्टेंट देगा। लेकिन रिजल्टेंट निकालने से पहले हमको F32 और F31 पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है। तो यहाँ पर Q1 Q2 ना लिखकर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, Q इंटू Q, मतलब कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। तो ये हो गया Q स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास Q की वैल्यू भी पता है हमको कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁶ क्वेश्चन में हमको गिवन है। आर स्क्वायर की भी वैल्यू हमको पता है, लेकिन ये जो आर है वो किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर में दिया उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो 100 से डिवाइड करके या फिर 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, मीटर में। हमने सारी वैल्यूज को रखी और इस पूरे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो इसका स्क्वायर जब निकालोगे आप निकाल सकते हो इजिली, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 2 जार कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। यह तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आप इन पावर को क्या कर सकते हो, जब पावर चेंज होता है तो क्या होता है, जब डिवाइड में रहते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें वहां पर करोगे, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर है, जो भी करना है आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ा इजिली छोटा सा है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, फाइनली वैल्यू जो है 14.4 न्यूटन जो है आपको मिलेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन पोर्शन आप देख लेना, मैं उसको जो है नहीं करा रहा हूं आपके लिए कि कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14.4 न्यूटन। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखो कि जितना फोर्स F31 पर लग रहा है, मतलब F31 का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका होगा, F32 का भी तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये सेम प्लस क्यू वाला इस पर भी फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस भी सेम है। तो F31 की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, F32 की जो है हो जाएगी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F31 और F32 को हम लोग क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको ये भी पता चल गया, F32 पता चल गया, F31 पता चल गया। अब हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ आपको याद होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, f है, q की भी वैल्यू क्या है, f है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस 60 होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितने होंगे, 2f स्क्वायर, और एक यहाँ पर और बच गया। तो 2f स्क्वायर प्लस 1f स्क्वायर ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 3f स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर f बन जाएगा और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो f की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है 14.4। तो अब हमारे पास रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.712 या 3 कुछ होती है, ठीक है। तो रूट 3 की वैल्यू और 14.4 कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाइड कर लेना, 1.7, एक बार रूट 3 की वैल्यू देख लेना, 712 होता है कि 714 होता है, उससे आपको दूसरी वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग, हाँ ये तो हमारा हो गया है। अब देखो जितना फोर्स जो है क्या बोलते हैं हमारे पास उस पर लगा हुआ है, देखो ये जो फोर्स है कहाँ गया, हाँ
इसका जो जो भी वैल्यू आएगा इसको अप्रोक्सीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 25 के आसपास आएगा। तो पहले वाले पर फोर्स कितना लगेगा 25 न्यूटन, दूसरे वाले पर कितना लगेगा, मतलब इस पर भी 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इस पर भी 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा और इस पर भी 25 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि सारे चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है और आपस में डिस्टेंस भी सेम है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक पर जितना फोर्स लगेगा अगर वो पता चल गया तो बाकी दो पर भी उतने ही फोर्स लगेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो a charge q is placed at a center of a line joining two equal charges q so that the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to q by 4। देखो कुछ नहीं बोल रहा है, हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है, एक यहाँ पर रखा हुआ है और एक यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बीच में हमने क्या किया, एक तीसरे चार्ज को जो है क्या किया, यहाँ पर रख दिया। देखो बोल रहा है ना, a charge q is placed at a center of the line joining the two equal charges q। यहाँ पर एक चार्ज था Q, यहाँ पर भी एक चार्ज था Q और इस दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन था। इस लाइन के बीचों बीच में हमने क्या किया है, एक चार्ज को जो है हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, सेंटर पर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वही होगा जो डिस्टेंस O से लेके B तक का होगा, मतलब ये सेंटर पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, A से यहां तक का डिस्टेंस और B से यहां तक का डिस्टेंस सेम है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि A से O तक का डिस्टेंस R है और वही डिस्टेंस B से O तक का भी डिस्टेंस R है करके। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ज्वाइनिंग द टू इक्वल चार्जेस Q सो दैट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। अब इसको यहां पर हमने ऐसा रख दिया, तो अब ये बोल रहा है कि वो जो तीसरा चार्ज जो हम लोग यहां पर रखेंगे इस क्यू को, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा तीनों का तीनों सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जैसे ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला क्यू इस चार्ज को क्या करेगा, अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा। ये जो बी पर जो रखा हुआ चार्ज वो इसको अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा। तो हमको एक ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है जिससे ये चार्ज एकदम बीचों बीच रहे, ना तो इधर खिसके ना ही इधर खिसके। मतलब इस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना होना चाहिए, जीरो। वही चीज यहाँ पर है, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, मतलब इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू दिस प्लस इस ए पर जो लगने वाला फोर्स है ड्यू टू बी, ये दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, जीरो। अब देखो यहाँ पर जो चार्ज है इस पर दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे, एक तो ये वाला फोर्स लगाएगा इसको अट्रैक्शन का, एक तो ये वाला फोर्स लगाएगा इसको रिपल्शन का। तो ये जो एक चार्ज है, चाहे इस चार्ज की बात करें चाहे इस वाले चार्ज की बात करें, मतलब एंड्स पर जो चार्जेस हैं उन पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इस सेंटर वाले चार्ज के कारण फोर्स लगेगा और दूसरा सेकेंड एंड पर जो दूसरा चार्ज लगा है उसके कारण लगेगा। तो हमको ये कोशिश करना है कि ये तीनों जैसे पहले कंडीशन पर है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये तीनों अभी भी ऐसे ही कंडीशन पर रहें। तो हमको बताना है कि इनका डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, ना तो ये क्यू इधर खिसके, ना ये छोटा क्यू इधर जाए, ना ये कैपिटल क्यू इधर आ जाए, ना ये कैपिटल क्यू दूर चले जाए, मतलब सबके सब अपने अपनी जगह पर रहें। ठीक है, ये हमको बताना है। तो सबके सब अपने जगह पर कब रहेंगे, जब इन सब पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना होगा, जीरो होगा। तो आप चाहे तो बी पर लगने वाले टोटल फोर्स का समेशन जीरो निकाल सकते हो, या स्मॉल क्यू पर लगने वाले टोटल फोर्स का समेशन जीरो कर सकते हो, या ए पर लगने वाला, ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर लगने वाले टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमने उसमें से किसको पकड़ा, ए पर पकड़ा। तो ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर ओ वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और ए पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर बी वाला भी फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब जाके ये सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू जीरो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी चार्ज पर आप नेट फोर्स क्या निकालना है, आपको जीरो करना है, तब आपको वहां से डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसको लिया। अब देखो ए पर जो लगने वाला फोर्स है ड्यू टू दिस ओ, वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 होता है तो Q1 के जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q अपॉन में आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। और ये C क्या है, C कूलम्स कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
उसी तरीके से इस पर लगने वाला जो फोर्स है इस बी के कारण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह कैपिटल Q, Q2 के जगह भी कैपिटल Q अपॉन में। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है, लेकिन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, सिंप्लीफाइड करोगे तो दोनों साइड से c और c कैंसिल, एक कैपिटल Q दूसरे कैपिटल Q से कैंसिल। तो यहाँ पर देखो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -Q/4। तो वो जो Q है ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो दैट द नेचर ऑफ द चार्ज। मतलब आपको इस ये जो चार्ज जो रखोगे आप दोनों के बीच में, क्वेश्चन ने पूछा है ना कि एक चार्ज को यहाँ पर रखें, तो उस चार्ज को आपको कैसे नेचर का रखना पड़ेगा, आपको नेगेटिव नेचर का रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जो ओरिजिनल जो चार्जेस हैं उनका 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ 100 कूलम का चार्ज था, यहाँ पर 100 कूलम का चार्ज था, तो आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पर इसका 1/4 मतलब कितना होगा -25 न्यूटन, -25 कूलम का आपको चार्ज यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। दो चार्जेस हमारे पास रखे हुए थे, एक Q था और दूसरा Q था। एक तीसरे चार्ज स्मॉल q को हमने यहाँ पर रखना था और इसको ऐसा रखना था कि ये चार्ज और ये चार्ज तीनों कैसे रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो हमसे वो पूछ रहा है कि हम लोग इस चार्ज को कितने मैग्नीट्यूड का रखें जिससे तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, और नेचर भी पूछा था। तो अगर एंड वाले चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इसको हमको कैसा रखना पड़ेगा, पहले तो इसका नेचर हमको अपोजिट रखना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होंगे तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये चार्जेस जितने हैं उसका 1/4 आपको रखना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है। डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ बाय यूजिंग द गॉस लॉ। अभी आपको पूछ रहा है कि आप गॉस लॉ को यूज करो और गॉस लॉ को यूज करके कूलॉम का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, तो देखो फोर्स ऑन सरफेस एट चार्ज Q नॉट। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर, ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर अगर हमने एक Q नॉट चार्ज को हमने रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमको पता है, F = Q × E होता है। तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Q नॉट अगर चार्ज है तो Q नॉट × E, और E जो है वो किसी न किसी चार्ज ने क्रिएट किया होगा, तो सोर्स चार्ज को मान लेते हैं Q। तो Q ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया E, उस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक दूसरे चार्ज Q नॉट को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, Q × E, तो Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली है क्या, कूलम्स का ही तो फॉर्मूला है। देखो कूलम्स का फॉर्मूला ऐसी था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, और Q क्या है, सोर्स चार्ज। तो ये कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम में कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है कि गॉस के लॉ से आप कूलॉम को लॉ कैसे डिराइव करोगे। तो सिंपली आप कंसीडर करना, कैसे इसको ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखोगे ना, आप कैसे करोगे, लेट अस कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q which is creating an electric field, and in this electric field we placed a test charge Q naught, the force experienced by the Q naught is given by करके आप ऐसे लिखोगे Q naught into E, फिर उसके बाद ये डेरिवेशन आप लिखोगे, तब जाके आपको पूरा नंबर जो है मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, what are the horizontal and vertical component of the net electrostatic force on the charge particle in the lower left corner of the square if the Q is equal to this and A is equal to this। अब आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या पूछ रहा है। तो देखो एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो A, B, C और D, लेट अस कंसीडर ABCD बी द स्क्वायर, और इसका साइड कितना है, A और A। ये पूछ रहा है कि इसके कॉर्नर्स पर जो है इस तरीके के चार्जेस रखे हुए हैं, A पर +Q चार्ज रखा हुआ है, B पर -Q चार्ज रखा हुआ है, C पर -2Q चार्ज रखा हुआ है, और D पर +2Q चार्ज जो है यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द लोअर लेफ्ट, लोअर मतलब ये वाला पोर्शन और लेफ्ट मतलब ये वाला पोर्शन। तो इस पर जो 2Q चार्ज जो रखा हुआ है उस पर जितने भी फोर्सेस लगेंगे
और चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो चाहे वो वर्टिकल कंपोनेंट हो, आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको इस चार्ज पर लगने वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्स की कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो देखो ये जो चार्ज जो रखा हुआ है प्लस, इस पर ए का चार्ज कैसा बिहेव करेगा, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये वाला प्लस क्यू इसको क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा। तो ए के कारण डी पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका नाम क्या होगा, देखो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में होगा। उसके बाद इस चार्ज पर ये -2q कैसा बिहेवियर करेगा, तो इन दोनों में कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। सो ये -2q इस चार्ज को कैसा करेगा, कोशिश करेगा अपने साइड खींचने का। अब देखो इस एरो में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एरो इधर लगाएंगे कि ये एरो इधर लगाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है बोलते हैं। सो देखो अब जिस चार्ज पर फोर्स का नेचर देख रहे हो ना कि इस पर इफेक्ट कैसा होगा, उस चार्ज को पकड़ना और उसके आसपास जो चार्ज है वो उसको कैसा बिहेव कर रहे हैं उसको देखना। जैसे मैंने अभी इस पर एरो इधर बताया, इधर क्यों नहीं लगा, ऐसा एरो क्यों नहीं बताया, तो देखो अगर मैं इस चार्ज के बारे में जानना चाहता हूं कि कहां कहां फोर्स लगेगा तो इस चार्ज को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब मैं देखूंगा कि इसके आसपास जो चार्जेस हैं वो इसको कैसे ढकेलने की कोशिश करेंगे। तो देखो ऊपर में प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इसको कैसे करेगा, दूर ढकेलने की कोशिश करेगा, इसीलिए इस पर फोर्स डाउनवर्ड आया। और अगर मैं यहीं पर इस ए पर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस पर मैं बिहेवियर को चेक करता तो इस प्लस क्यू को ये वाला +2q कैसा करता, दूर करता, तो इस समय एरो कहां लगता, ऊपर लगता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिस चार्ज पर आप फोर्स का कैलकुलेशन करना चाहते हो किस डायरेक्शन में आएगा, उस चार्ज को एज इट इज रख देना, उसको स्टॉप कर देना और उसके आसपास के चार्जेस को देखना कि उसके आसपास के चार्जेस उसको अपने साइड खींच रहे हैं कि अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये +2q है, इस +2q को ये -2q क्या करेगा, अपने साइड खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए एरो इधर लगेगा और इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। अब एक तीसरा चार्ज यहां भी तो है -q, ये -q भी इस +2q को क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, डायगोनली, क्योंकि ये चार्ज कहां पर रखा हुआ है, इसके डायगोनल पर रखा हुआ है, डायगोनल के मतलब लाइन ऑफ एक्शन पर रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका जो फोर्स होगा वो डायगोनली होगा। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। और ये एंगल कितना होगा, तो हमको पता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, लेकिन ये तो डायगोनल है, डायगोनल मतलब बीच, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरीके से इस लोअर लेफ्ट चार्जेस पर 3 फोर्स काम कर रहे होंगे, एक एफडीए डाउनवर्ड और एफडीसी हॉरिजॉन्टल, और ये 45 एंगल बनाकर यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। अब आपने क्लास 11th में एक और चीज पढ़ी होगी कि जब भी कोई कंपोनेंट कुछ थीटा एंगल क्रिएट करता है तो उसके दो कंपोनेंट्स हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इफ इस एफ डी बी के भी दो कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ डी बी कॉस 45, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है, 45। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ डी बी, और यहां पर आ जाएगा साइन 45। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी बताओ और वर्टिकल फोर्सेस को भी बताओ। तो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन से दो फोर्स आएंगे, एफ डी सी और एफ डी बी कॉस 45, और ये दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स का कैलकुलेशन करोगे तो आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और अगर आप वर्टिकल का करोगे तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर लगने वाले फोर्स कौन से होंगे, एफ डी सी मैंने आपको बताया और एफ डी बी कॉस 45 मैंने आपको समझा दिया। अब एफ डी सी पर लगने वाला जो फोर्स है उसको कूलम के फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो D और C के बीच कहां है, देखो D और C कहां पर है, ये D है और Q1 की वैल्यू कितनी है 2Q, और D और हमारे पास कौन सा था C, इस पर जो चार्ज वो भी क्या है 2Q। तो Q1 की वैल्यू 2Q, Q2 की वैल्यू भी 2Q, हमको प्लस और माइनस से मतलब नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो एफ डी सी जो होगा मतलब ये वाला जो होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2।
तो दोनों तो सेम है, तो 2 2 जार 4 और q का स्क्वायर और अपॉन में r स्क्वायर, r मतलब a का स्क्वायर। तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, क्योंकि ये q1 है और ये q2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। और r की वैल्यू हमको दिया है कितना है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से dB, जब आप dB का कैलकुलेट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 के जगह 2q और q2 के जगह q, तो उस समय ये कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना होगा भैया, तो आपको पता है कि डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है √3a होता है, ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक आपको। ये आप क्या बोलते हैं रूट से बोलता हूँ, ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये ए है, ये ए है, ये आपका क्या है हाइपोटेनियस है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम करके डी से लेके बी तक का डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वो कितना आएगा √2a। तो हमने दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हमने पुट कर दी, देखो ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 टू दी पावर, अच्छा चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना शॉर्टकट कैसे किए। तो देखो FDC कितना था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q q1 था और 2q q2 था और नीचे में हमारे पास a स्क्वायर था। ठीक है, उसके बाद FDB कितना था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 का हमारे पास कितना था 2q और q2 की जगह हमारे पास क्या था q, माइनस प्लस को छोड़ दो। अभी डिस्टेंस हमारे पास कितना था, तो डिस्टेंस हमारे पास जो भी था उसके बीच का डिस्टेंस कितना था उसका हमने कैलकुलेशन जो है कर लिया है। ठीक है, डी से लेके बी तक का डिस्टेंस ना, तो एक मिनट, डी से लेके बी तक का डिस्टेंस, डी से लेके बी तक का डिस्टेंस आई थिंक इसमें ना गलत दिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि डी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आएगा वो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री, सो √2। हाँ, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है शायद गलत वैल्यू पुट किया हुआ है। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना, यहाँ पर जो है सिर्फ a स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा √2a का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, √2a स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा सुधार लेना। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 टू दी पावर 9, 2 2 जार 4 का 4 और q की वैल्यू हमको कितनी दी थी 1 × 10 टू दी पावर 7, तो q × q स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर मतलब 5 × 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10 टू दी पावर 9 हो गई। उसके बाद यहाँ पर 2 का 2 q × q स्क्वायर, तो q की वैल्यू 10 टू दी पावर -7 का स्क्वायर। और यहाँ पर एक और चीज आएगा √2a स्क्वायर, तो यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर √2 × 5 × 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आप सारी वैल्यूज को जब आप यहाँ पुट करोगे तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है आई है, ठीक है, आई थिंक ये आया है 0.14 न्यूटन। आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो वर्टिकल कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे, देखो मैं वर्टिकल कंपोनेंट आपको कैसे निकालना है समझा दे रहा हूँ। FDB आपको पता चल चुका है, FDB कैसे निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में √2a का स्क्वायर। तो आप क्या करना, ये वाला कंपोनेंट निकाल लेना, उसके बाद आप किसकी वैल्यू निकालोगे FDA की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, और D से लेके A तक की वैल्यू कैसे आएगी देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D पर जो रखा हुआ चार्ज वो कितना है 2q है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2q, और A पर जो रखा हुआ चार्ज है वो है q, तो ये हो जाएगा 2q × q, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। आप इस वैल्यू को रखना और FDB cos sin 45 की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आपको माइनस कर देना है, इस वैल्यू को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूं कि कैसे आपको करना है। तो आप करोगे FDB sin 45, मतलब ये किसकी वैल्यू है वर्टिकल कंपोनेंट की, मतलब फोर्स ऑन y डायरेक्शन, माइनस FDA। तो FDB कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, D पर जो रखा हुआ चार्ज था वो 2q था और B पर जो रखा हुआ चार्ज वो q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डायगोनली √2a का स्क्वायर, और sin 45 कितना होता है 1/2 होता है। इसमें से आपको माइनस करना है कौन सा फोर्स FDA,
यहाँ पर आपको एफ डी ए को माइनस करना है, तो एफ डी ए की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी पर जो रखा हुआ चार्ज 2q है, ए पर रखा हुआ चार्ज q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है a स्क्वायर। तो आप चाहोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, फिर आपके पास अंदर में जो भी बचेगा 2q स्क्वायर यहाँ बचेगा, 2q स्क्वायर यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर यहाँ बचेगा a स्क्वायर। आप एलसीएम लेना, सिंप्लीफाइड करना, सारे वैल्यूज को पुट करना, q की जगह 10⁻⁻7 रखना, आपको आंसर वर्टिकल कंपोनेंट्स का मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लास 12 में पहुंच गया, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालना है और कैसे आपको वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालना है। बाय द वे क्वेश्चन एक और बार आपको समझा देता हूं मैं। एक स्क्वायर था हमारे पास ए बी सी डी, इसके ये जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर 2q का चार्ज जो है रखा हुआ है, इस 2q के चार्जेस पर हमको क्या करनी है, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में दो फोर्सेस लग रहे थे, एफ डी सी और एफ डी बी cos 45। वर्टिकल कंपोनेंट्स में एक ऊपर की तरफ लग रहा था, एक नीचे की तरफ लग रहा था। जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू को ऐड करोगे। जब वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो ऊपर वाला जो वैल्यू है एफ डी बी साइन 45, उसमें से एफ डी ए को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने वीडियोस को आपने अच्छे से नहीं देखा होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो बेझिझक बिना डरे मेरे से क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है अभी के 3-4 क्वेश्चन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साल 2 साल 3 साल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो डोंट इग्नोर इट। अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं कंप्लीट आपको सॉल्व करके एक अनदर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और ये चैप्टर फर्स्ट का जो है लास्ट वीडियो है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एक्साइटमेंट के साथ अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और अच्छे से आपने समझा होगा। अगर आपने चैप्टर 1 को अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर 2 को पढ़ने में आपको और भी बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।